स्वागत है। आज की हमारी पड़ताल ऋग्वेद के एक ऐसे हिस्से पर है जहां दो बिल्कुल अलग दुनियाएं टकराती हैं। बिल्कुल। हमारे सामने हैं ऋषि दीर्घतमस के लिखे कुछ सूक्त 151 से 163 तक, और इनमें जो बातें हैं वो सच में दिमाग चकरा देती हैं। हाँ, ये बहुत ही अनोखे सूक्त है। सोचिए, एक तरफ हम खुले अंतरिक्ष की बात कर रहे हैं जहां देवता विष्णु सिर्फ 3 कदमों में पूरे ब्रह्मांड को नाप रहे हैं। एक विशाल कॉस्मिक स्केल पर। हाँ, और फिर अगले ही पल कैमरा जूम इन होता है और हम एक घोड़े के शरीर के अंदर झांक रहे हैं, उसकी एक एक पसली गिन रहे हैं। बिल्कुल। ये पैमाने का बदलाव ही अपने आप में कहानी है। एक तरफ कॉस्मोस, दूसरी तरफ एनाटॉमी। और सवाल यही उठता है कि क्या एक ही ज्ञान परंपरा में, मतलब खगोल विज्ञान और शरीर रचना विज्ञान, दोनों की इतनी गहरी और सटीक समझ एक साथ मौजूद हो सकती है? सही बात है। इन सूक्तों में जो लिखा है, क्या वो सिर्फ खूबसूरत कविता है या उसके अंदर विज्ञान के तथ्य छिपे हैं? आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इन दोनों बातों का आपस में कोई कनेक्शन है। हाँ, या ये बस दो अलग अलग टॉपिक है जिन पर ऋषि ने कुछ कहा है। ठीक है, तो चलिए इस पहेली को खोलना शुरू करते हैं। सूक्त 1154 से, जहां विष्णु की बात हो रही है। यहाँ विष्णु को किसी राजा या पालक की तरह नहीं, बल्कि एक कह सकते हैं अंतरिक्ष यात्री की तरह दिखाया गया है। लिखा है कि उन्होंने सिर्फ 3 कदमों में सारी दुनिया को नाप लिया। 3 कदम? और उनके तीसरे कदम को परम पद कहा गया है, जहां मधु का कुआं है। पहली नजर में तो ये किसी माइथोलॉजिकल सुपर हीरो की कहानी लगती है। हाँ बिल्कुल, 3 कदम चले और पूरा यूनिवर्स कवर हो गया। ये सुनने में किसी चमत्कार जैसा लगता है, विज्ञान जैसा तो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। जब हम इस जादुई लगने वाली कहानी का विश्लेषण करते हैं तो एक बहुत ही सटीक खगोलीय घटना में बदल जाती है। अच्छा। हाँ, कई विद्वानों जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, उनका मानना है कि यहाँ विष्णु कोई देवता नहीं है जो वाकई में चल रहे हैं। तो फिर कौन है? बल्कि वो सूर्य के प्रतीक हैं। ये सूर्य की गति का एक काव्यात्मक वर्णन है। 1 मिनट, आप कह रही हैं कि ये 3 कदम असल में सूर्य की यात्रा हैं? हाँ, लेकिन ये सिर्फ एक खूबसूरत कविता भी तो हो सकती है। हमारे पास क्या सबूत है कि ये सिर्फ एक साहित्यिक कल्पना नहीं, बल्कि एक खगोलीय अवलोकन है? बहुत अच्छा सवाल है। सबूत इसके विवरण में छिपा है। देखिए वो 3 कदम क्या है। बताइए। पहला कदम है सूर्योदय, जब सूर्य पृथ्वी के क्षितिज मतलब होराइजन पर अपना पहला कदम रखता है। ठीक है, ये समझ आया। दूसरा कदम है दोपहर, जब सूर्य आकाश के बिल्कुल शिखर पर यानी जेनिथ पर होता है, जहां से वो सब कुछ देख सकता है। और तीसरा? और तीसरा, जो सबसे रहस्यमयी है, वो अदृश्य कदम सूर्यास्त के बाद का है। वो हमारी नजरों से ओझल हो जाता है, पाताल में चला जाता है। इसी को परम पद कहा गया है। वाह, तो ये कोई पौराणिक कथा नहीं बल्कि एक तरह का कोड है। सूर्योदय, दोपहर, सूर्यास्त। बिल्कुल। ये तो हर दिन हमारी आंखों के सामने होता है, लेकिन इस तरह से इसे देखना, ये तो बिल्कुल नया दृष्टिकोण है ना? और उस मधु के कुएं का क्या मतलब है? ये और भी गहरा है। मधु का कुआं उस परम स्रोत का प्रतीक हो सकता है जहां से ऊर्जा आती है, जहां से जीवन आता है। अच्छा। सोचिए, हजारों साल पहले जब रात में रोशनी नहीं होती थी, तो सूर्यास्त के बाद का समय कितना रहस्यमयी लगता होगा। सही बात है। सूरज का गायब हो जाना वाकई एक यात्रा जैसा लगता था, किसी दूसरे लोक की यात्रा, उस स्रोत की ओर जहां से वो सुबह फिर ऊर्जा लेकर लौटेगा। कमाल है। तो ये सिर्फ सूर्य की गति का वर्णन नहीं है, ये ऊर्जा के चक्र का वर्णन है। कमाल है। तो ऋषि हमें बता रहे थे कि अगर आपको ब्रह्मांड के पैमाने को समझना है तो प्रकाश की यात्रा को समझिए। ये एक बहुत बड़ी मैक्रो सोच है। बिल्कुल। लेकिन जो चीज मुझे हैरान करती है वो ये है कि इन्हीं सूक्तों में ऋषि एकदम माइक्रो लेवल पर भी उतर जाते हैं, है ना? हाँ, मेरा मतलब उस घोड़े वाले सूक्त से है। ये पैमाने से सीधे एक जानवर के शरीर के अंदर आ जाते हैं। हाँ, सूक्त 142 जो अश्वमेध यज्ञ से जुड़ा होने के कारण थोड़ा विवादास्पद है। हाँ वो तो है। लेकिन अगर हम इसके धार्मिक पहलू को एक तरफ रखकर सिर्फ इसमें दिए गए वैज्ञानिक ब्यौरे पर ध्यान दें तो एक लाइन है जो चौंका देती है। कौन सी लाइन? श्लोक 18 में लिखा है, इस घोड़े की 34 पसलियां हैं। 34? और चाकू चलाने वाले को ध्यान रखना चाहिए कि वो जोड़ों को सही से काटे ताकि अंग खराब ना हो। जब मैंने ये पढ़ा तो मेरे दिमाग में पहला सवाल आया, 34 ही क्यों? 30 या 40 क्यों नहीं? हाँ, कोई भी गोल आंकड़ा हो सकता था। बिल्कुल। ये इतना सटीक नंबर क्यों दिया गया? और यही सवाल इस रहस्य की चाबी है। अगर ये सिर्फ एक कविता होती तो कोई भी संख्या चल जाती। सही। लेकिन यहाँ 34 लिखा है। अब देखिए, आधुनिक पशु चिकित्सा विज्ञान क्या कहता है? क्या कहता है? ज्यादातर घोड़ों में 18 जोड़ी पसलियां होती हैं, यानी कुल 36। ओके, 36। लेकिन और ये दिलचस्प है,
घोड़ों की कुछ दुर्लभ और पुरानी नस्लों में, खासकर अरबी घोड़ों में, हाँ। 17 जोड़ी पसलियां होती हैं, यानी कुल 34। अरे वाह, तो ये संख्या लगभग 100% सटीक है। बिल्कुल। ये कोई अंदाजा नहीं हो सकता। लेकिन इससे एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, ये जानकारी उन्हें मिली कैसे? कोई बाहर से देखकर तो पसलियां नहीं गिन सकता। सही पकड़े, इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है। एक मिनट, क्या आप कह रहे हैं कि वो सिर्फ हड्डियों की गिनती नहीं कर रहे थे, बल्कि जानवरों की चीरफाड़ कर रहे थे? हाँ, ये तो आज के जमाने के डाइसेक्शन जैसा लगता है। क्या उस समय ऐसा करना आम बात थी? बिल्कुल। और यही बात इसे इतना क्रांतिकारी बनाती है। ये सिर्फ सतही ज्ञान नहीं था। ये हमें बताता है कि उनकी ज्ञान परंपरा सिर्फ दार्शनिक या आध्यात्मिक नहीं, बल्कि प्रयोगात्मक, मतलब एक्सपेरिमेंटल भी थी। अच्छा, वे चीजों को खोलकर उनका विश्लेषण करके ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। ये शरीर रचना विज्ञान की एक व्यावहारिक समझ थी, जो सिर्फ शरीर को खोलकर ही मिल सकती है। और वो जो जोड़ों को सही से काटने वाली बात है, हाँ। वो भी इसी से जुड़ती है फिर। हाँ, वो इस बात को और भी पुख्ता करती है। ये सिर्फ हड्डियों की गिनती से आगे की बात है। मतलब ये निर्देश सर्जिकल एनाटॉमी के ज्ञान को दर्शाता है। इसका मतलब है कि उन्हें पता था कि शरीर के अंग लिगामेंट्स और टेंडन से कैसे जुड़े होते हैं। जोड़ों को सही से काटना का मतलब है कि उन्हें शरीर को इस तरह खोलने की तकनीक पता थी जिससे आंतरिक अंगों को नुकसान न पहुंचे, चाहे धार्मिक संदर्भ जो भी हो। धार्मिक संदर्भ जो भी हो, एनाटॉमी का यह ज्ञान आश्चर्यजनक रूप से उन्नत था। ये तो सच में दिमाग घुमा देने वाली बात है। तो हमने देखा कि वो ब्रह्मांड को समझ रहे थे। हाँ। और अब हम देख रहे हैं कि वो शरीर को समझ रहे थे। ये उसी सवाल पे वापस आता है जो हमने शुरू में उठाया था। क्या ये एक ही विज्ञान के दो अलग अलग पहलू थे? एक मैक्रोस्कोपिक और दूसरा माइक्रोस्कोपिक। मुझे लगता है कि अगला सूक्त इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है। कैसे? क्योंकि अभी तक हमने एक वास्तविक शारीरिक घोड़े की बात की है, लेकिन अगले ही सूक्त 1.163 में यही घोड़ा एक ब्रह्मांडीय रूप ले लेता है। हाँ, ये हिस्सा बहुत ही काव्यात्मक है। ऋषि कहते हैं, हे अश्व, तुम समुद्र से पैदा हुए हो, तुम्हारे पंख बाज जैसे हैं, तुम्हारे पैर हिरण जैसे तेज हैं। अब समुद्र से पैदा होना, ये तो जीवन की उत्पत्ति की कहानी का एक क्लासिक उदाहरण लगता है। सही है। क्या ऋषि ये कह रहे थे कि जीवन पानी से शुरू हुआ, जैसा कि आधुनिक विकासवादी जीव विज्ञान कहता है? ये एक बहुत बड़ा दावा होगा। ये एक बहुत शक्तिशाली रूपक है और आपकी बात सही है। इसे पहली नजर में जीवन की उत्पत्ति का संकेत माना जा सकता है। तो फिर? लेकिन अगर हम दीर्घतमस के लिखने के पैटर्न को देखें और पिछले सूक्तों के संदर्भ को ध्यान में रखें, तो खगोलीय व्याख्या ज्यादा फिट बैठती है। लेकिन समुद्र से पैदा होना जीवन की उत्पत्ति के लिए इतना सटीक रूपक है, क्या हम इसे इतनी आसानी से खारिज कर सकते हैं? नहीं, खारिज नहीं कर सकते। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ऋषि यहाँ दोहरी बात कर रहे हों, एक खगोलीय और दूसरी जैविक? ये एक बेहतरीन नुक्ता है और हो सकता है कि आप सही हों कि इसमें कई अर्थ छिपे हों। लेकिन चलिए पहले खगोलीय तर्क को देखते हैं। ठीक है। जैसे हमने विष्णु के मामले में देखा कि वे सूर्य के प्रतीक थे, यहाँ भी घोड़ा सूर्य का ही प्रतीक हो सकता है। अच्छा। समुद्र से पैदा होना का मतलब है सूर्य का क्षितिज से उदय होना, जो प्राचीन काल में एक विशाल समुद्र जैसा ही दिखता था। अच्छा, तो समुद्र मतलब आकाश का क्षितिज, और पंख और हिरण जैसे पैर, ये दोनों ही गति और उड़ान के काव्यात्मक रूपक हैं। सोचिए उस समय के लिए घोड़ा क्या था? वो तकनीक और गति की पराकाष्ठा था, आज के सुपरसोनिक जेट या रॉकेट जैसा। सही। तो जब ऋषि को सूर्य की अकल्पनीय गति और ऊर्जा का वर्णन करना था, तो उन्होंने उस समय के सबसे शक्तिशाली प्रतीक यानी घोड़े का इस्तेमाल किया, और उसे और तेज दिखाने के लिए पंख भी दे दिए। बिल्कुल। तो ये जीव विज्ञान नहीं बल्कि काव्यात्मक खगोल विज्ञान है। सूक्त 162 का घोड़ा एक भौतिक घोड़ा है जिसकी पसलियां गिनी जा सकती हैं। और सूक्त 163 का घोड़ा एक ब्रह्मांडीय प्रतीक है, शायद सूर्य या कोई नेबुला जो अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा है। सही कहा। ऋषि हमें दिखा रहे हैं कि कैसे एक ही चीज, एक घोड़ा, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर मौजूद हो सकता है। मैक्रो और माइक्रो को जोड़ के दिखा रहे हैं। हाँ, एक सूक्त में वो घोड़े के शरीर के अंदर जाते हैं और अगले ही सूक्त में वो उसी घोड़े पर सवार होकर ब्रह्मांड की यात्रा पर निकल जाते हैं। ये चेतना का एक अद्भुत विस्तार है। तो आज की इस पड़ताल का सार ये है, पहला, विष्णु के 3 कदम कोई चमत्कार नहीं बल्कि सूर्य की दैनिक यात्रा का एक गहरा वैज्ञानिक रूपक है। हाँ, जो हमें ऊर्जा के चक्र के बारे में बताते हैं। बिल्कुल। दूसरा,
एक घोड़े की 34 पसलियों का जिक्र शरीर रचना के सटीक ज्ञान को साबित करता है। जो सिर्फ बाहरी अवलोकन से नहीं बल्कि संभवतः विच्छेदन या डाइसेक्शन जैसी प्रयोगात्मक विधि से ही संभव था। और तीसरा, समुद्र से जन्मा पंखों वाला घोड़ा शायद जीव विज्ञान का नहीं बल्कि खगोल विज्ञान का एक काव्यात्मक प्रतीक है, जो सूर्य की गति और शक्ति को दर्शाता है। यह दिखाता है कि कैसे ऋषि एक ही प्रतीक में भौतिक और ब्रह्मांडीय दोनों विचारों को समेट सकते थे। हमने सूक्त 163 तक की यात्रा पूरी कर ली है, लेकिन असली रहस्य, इस श्रृंखला की सबसे बड़ी चुनौती तो अब सामने आने वाली है। अच्छा, अगली चर्चा इस श्रृंखला की सबसे महत्वपूर्ण होगी। हम ऋग्वेद की सबसे बड़ी पहेली सूक्त 1.164, जिसे अस्य वाम्य सूक्त भी कहते हैं, उसका विश्लेषण करेंगे। अस्य वामीय सूक्त, मैंने सुना है कि यह बहुत ही जटिल और रहस्यमयी है। इसे ऋषि दीर्घतमस की उत्कृष्ट कृति, उनका सबसे गहरा और रहस्यमयी काम माना जाता है। वाह! कहा जाता है कि इसकी 52 ऋचाओं में समय का पूरा चक्र, 360 दिन, 12 महीने, 7 ऋतुएं और सृष्टि के कई कोड छिपे हैं। मतलब एक तरह की पहेली। एक पहेली है जिसे हजारों सालों से विद्वान सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सोचने के लिए एक विचार छुड़ जाते हैं। जरूर। क्या हम जिसे सिर्फ कविता या पौराणिक कथा समझकर खारिज कर देते हैं, उसमें असल में विज्ञान और गणित के नियम छिपे हो सकते हैं? क्या भाषा के पीछे ब्रह्मांड का कोई छिपा हुआ कोड हो सकता है? बहुत दिलचस्प सवाल है। अगली बार हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे।